बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त माहौल और मौसम दोनों ही बड़ी गर्मी खाए हुए हैं और गर्मी की जो शिद्दत है ये ना सिर्फ हमें अदालतों के अंदर नज़र आ रही है, सियासत के अंदर नज़र आ रही है, बल्कि इसके बाद अब ये हमें मईशत के अंदर भी नज़र आ रही है, हमारी इकॉनमी के अंदर भी यही गर्मी हमें देखने में नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म हैं जो शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त इस मुआशी महाज को कामयाब करने के लिए चाइना के दौरे पर चले गए, चीन के अंदर वो मौजूद है और देखना ये होगा कि ये जो नया महाज इकोनॉमी को लेकर खुलने वाला है, जो बजट पेश होने वाला है, उसके अंदर आवाम को कुचला जाएगा या फिर कुछ बचत आवाम की मुमकिन हो पाएगी। बजट पेश होने में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं, ये बजट किस नौइयत का सामने आ सकता है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, गुज़श्ता रोज की तरह आज भी जजेस के और चीफ जस्टिस के दरमियान एक नोक झोंक का सिलसिला जारी रहा। इसके ऊपर भी तफसील से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत के हवाले से, जहां पर लोकसभा इंतखाबात के नताइज इस वक्त मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। एक ही सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या जो मोदी साहब ख्वाब देख रहे हैं इंडिया पर दोबारा से राज करने का, वो ख्वाब उनका पूरा हो पाएगा या फिर इस मरतबा भारत की आवाम का फैसला कुछ और है। इसके ऊपर बात करते हैं। आमिर साहब, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, मेरा ख्याल है इंडियन इलेक्शन से हमें शुरू करना चाहिए। जो कुछ देर पहले तक हमने पोल्स देखे थे उसके हिसाब से तो हमें मोदी साहब उस हद तक जाते हुए नहीं नजर आ रहे थे जो कल तक उनका नारा था। तो आपको वहां पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है? आपने अपने इब्तदाई में कहा कि क्या भारत के अवाम किसी और तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल इसका आसान जवाब है कि वो मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल हमें यहीं से शुरू करना चाहिए और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है और हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है वहाँ पे सियासी हालात पे, और हमें उनके इलेक्शंस को किसी ने कवर ही नहीं किया। कल हमने उसको डिस्कस किया था और मैं गौर कर रहा था पाकिस्तान के जो 40-45 शायद 60-70 टीवी चैनल्स हैं, किसी ने तबसरा ही नहीं किया प्राइम टाइम के अंदर कि कल ईव थी, आज इलेक्शन रिजल्ट्स आने थे और आज अभी आ रहे हैं। और हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि कश्मीर हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और भारत के अंदर रिजल्ट्स का जो इलेक्शन के हैं, मोदी साहब के होने या ना होने से, कोलिशन गवर्नमेंट के होने से या मजबूत गवर्नमेंट के होने से कश्मीर के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जिसका डायरेक्टली हमारे से ताल्लुक है। हम कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बुनियादी सुर्खी तो बड़ी क्लियर है कि वो जो था इस दफ़ा 400 पार जो है ना, अब की बार 400 पार, वो 400 पार तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। 300 पार भी जो है ना वो भी क्वेश्चनेबल आ गया है। और इंडिया में जो कल हमने बात की, जो तमाम मेन स्ट्रीम के 10 बड़े मीडिया ग्रुप्स के जो एग्जिट पोल्स आए थे, वो मिनिमम 350 और 400 के दरमियान बात हो रही थी। कोई भी 350 से कम देने के लिए एनडीए जो कि कोलिशन है बीजेपी की, वो इत्तेहाद जो इलेक्टोरल था कि उनको 350 और 400 के दरमियान तमाम ही दे रहे थे। तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो बिल्कुल गिर गए हैं और जो अभी तक की सिचुएशन जो चल रही है वो 290 के करीब है, 300 भी नहीं उनके बन गए। प्रोग्राम कर रहे हैं जी, वो 250 और 300 के दरमियान में उनका सिलसिला एनडी का चल रहा है। और बीजेपी की अपनी जो है वो पिछली दफा 303 सीटें सिर्फ उनकी अपने थी 2019 में, और कोलिशन की 353 थी। और 272 वहाँ पे मैजिक नंबर होता है जिससे गवर्नमेंट बनती है, तो 272 की बजाय वो खुद अपने जोर पे वो 303 सीटें ले गई थी। इसलिए 1990 की दहाई के बाद 2014 से 10 साल से बीजेपी की सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ गवर्नमेंट बन रही थी। तो ये बड़े अरसे बाद, आप देखें 20 साल के अरसे के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल को के कोलिशन उन्होंने बाकियों को मिला के 353 कर लिए थे, मगर उनकी जो हुकूमत खड़ी थी बीजेपी के अपने जोर पे खड़ी थी। सो पहली बात ये कि इंडिया इज हेडेड बैक टू ओल्ड कोलिशन गवर्नमेंट्स। क्लियरली आप सेफली कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपनी तौर पे हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही। जो भी होगी इत्तेहादियों की हुकूमत होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, जो कि एक बड़ी तब्दीली 10 साल बाद होने जा रही है। दूसरा ये कि ब्रांड नेम बीजेपी या ब्रांड नेम मोदी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो उसको एक बेजर धचका लगा है।
कि वो उनकी एक रौनक थी कि वो 400 की कर रहे थे। आप देखें ना 400 के बाद अब वो 240 के करीब सीटें के करीब जो है ना बीजेपी की बनती नज़र आ रही हैं, 272 भी नहीं उनके आ रहे, और तो इसलिए वो एक धचका तो लग गया है कि वो नीचे आ रहे हैं। और इस बात का भी इम्कान निकल आया है कि जो इस वक्त रिजल्ट चल रहे हैं, जो पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पर रफली जो है 290 के करीब जो हैं वो बन रही हैं एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी की अलायंस है, और दूसरी अलायंस जिसके अंदर कांग्रेस है और उनका नाम इंडिया रखा हुआ है उन्होंने, तो इंडिया की कोई 235 के करीब बन रही है कोलिशन गवर्नमेंट की उसकी सूरत। जी। तो बीजेपी जो है ऑन इट्स ओन जो है वो 30-40 सीटों का फर्क, उनका गैप नजर आ रहा है। वहाँ इस बात का इम्कान अब हो गया है कि हो सकता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार भी ना बने। कोलिशन गवर्नमेंट तो शायद बन सकती है, पर हो सकता है ना बने। वो इसलिए कि वहाँ पे दो पार्टीज जो हैं, एक जो है डीएसएम जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी नीतीश कुमार की जो बिहार में है, वो तकरीबन 14 सीटों के करीब वो जीत रहे हैं। इस वक्त तक जीतते नजर आ रहे हैं। और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये तेलुगु देशम टीडीपी इनकी आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ये 16 के करीब है। सो ये 30 सीटें जो है ना, ये किस्म का किंग मेकर बन सकते हैं। इस बात का इम्कान है। और ये दोनों प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, खासतौर पर नीतीश कुमार पिछले 20-30 साल से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे हैं, वो बिहार में भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर हमेशा से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे उनको तस्वीर किया गया है। तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, और एक दो बयान भी इस तरह के आरजेडी या पार्टीज की तरफ से आए हैं कि ये कोलिशन बन सकती है कि कांग्रेस 200 अपनी लेट से 35 सीटों के साथ, ये जो बाकी 45 के करीब अदर सीटें हैं, इन दो इत्तेहाद के अलावा 45 से 50 सीटें बाहर हैं, तो ये दो मेजर पार्टीज अगर मिल जाएं तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, नॉन बीजेपी नॉन एनडीए, कि ये दो पार्टियां अगर मिल जाती हैं कांग्रेस और इंडिया की कोलिशन के साथ, तो इनका इम्कान हो सकता है ये। दूसरा ये कि अगर बीजेपी की बनती भी है गवर्नमेंट, तो वो एक वीक गवर्नमेंट होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो भी शायद देर पा ना हो, क्योंकि जो मिजाज है, आप देखें वाजपेयी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने के लिए बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उसके लिए वाजपेयी जैसे मध्यम मिजाज आदमी ही कर सकते हैं। इस वक्त जो मोदी साहब हैं और अमित शाह जो उनके साथ उनके लेफ्टिनेंट हैं मेन, इन दो का मिजाज मध्यम नहीं है, ये बड़े एग्रेसिव हैं, और इनको आदत भी नहीं है पावर शेयर करने की, क्योंकि पिछले 10 साल से टोटल इनका एक कंप्लीट एग्रेसिव पावर शो रहा है, रौनक, और वो इस हद तक पाकिस्तान से मिलते जुलते। हम कहीं एक ज़माना था कि इंडिया की तरफ वी यूज्ड टू लुक अप टू इंडिया, कि देखे कितनी अच्छी खूबसूरत जमहूरियत है, कैसे उनका आला निज़ाम है, कैसे। सो इस दफ़ा वो तमाम वो हमारे करीब करीब ही आ गया। अब ये मुकाबला है वो कौन कितना बुरा है, ये मुकाबला बिल्कुल इस इलेक्शन में आ गया कि कई चीफ मिनिस्टरों को जेल में कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया एक स्टेज पे, और पकड़ धक्कड़ ये जिस तरीके से जारी थी। केजरीवाल साहब आपको पता है जेल में थे, मगर सिर्फ इलेक्शन के लिए। अच्छा एक फर्क देखें, ये फर्क था, इलेक्शन के लिए केजरीवाल साहब को अदालत ने कहा कि आप हालांकि जेल में हैं, आपके ऊपर कन्विक्शन है आपकी, मगर इलेक्शन लड़ें आप, क्योंकि नुमाइंदगी का हक होना चाहिए। अब इसको रिलेट करें पाकिस्तान में बल्ले के निशान का जो केस इस वक्त चल रहा है, जो बाद में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे वो एक पार्टी को के मेन लीडर जेल में तो है ही है 150 केसेस के साथ, तमाम लीडरशिप भी को अलाउ नहीं किया गया उनकी मेन स्ट्रीम को, और उनका बल्ले का निशान भी ले लिया गया। उन्होंने वहां पे इंडिया ने, अदालत ने कहा, हालांकि अदालत भी उनकी कई कंट्रोवर्शियल फैसले भी आए, पर इस चीज में ये हुआ। तो वहां पे ये इस दफा जो है कोलिशन गवर्नमेंट अगर मोदी साहब बना भी लेते हैं तो वो मजबूत नहीं होगी, क्योंकि उनको पावर शेयरिंग की नहीं है, आदत नहीं है। दूसरा ये है कि
कि जब एक दफा आप लगे कि आप नीचे यू आर डाउन, तो फिर बाकी लोग भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो पहले मिथ थी कि ब्रांड नेम मूडी, वो मोदी का ब्रांड जो है ना उसको धचका लग चुका हुआ है बहुत ज़्यादा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आज इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और दीगर अहम मामलात के हवाले से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का बजट भी इस वक्त पेश होने जा रहा है, सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं सीधा ही मिफ्ता भाई को जो है इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये जो बजट है ये तो हमेशा IMF के साथ जब डील करते हैं ज़ाहिर है उनकी कंडीशनलिटीज़ और उनकी टर्म्स को देखना पड़ता है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अभी मैंडेटरी जो NEC की मीटिंग नहीं हो रही, वो जो पार्लियामेंट को दिखाना होता है उसके स्क्रिप्ट वो नहीं दिखाया जा रहा, और बिल्कुल ये तमाम जो बजट है ये सिर्फ IMF को खुश करने के लिए और उनका लोन लेने के लिए ही रह गया है। आमिर भाई, हमारे हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम अब जो है वो IMF की बातें ही सुनकर करते हैं और पार्लियामेंट को रियली अब पार्लियामेंट को इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, या दीगर जो कमेटीज हैं NEC वगैरह की आपने बात की। लेकिन सच्ची बात ये कि हमने ये साल भी ज़ाया कर दिया। हमने ये साल में भी जो ज़रूरी रिफॉर्म्स थे वो नहीं शुरू किए। मैं समझता था कि इससे पहले जैसे ही हुकूमत आई तो उसको NFC की कमेटी फॉर्म करके NFC की मीटिंग करनी चाहिए थी, और जब तक ये बात तय है कि जब तक आप सूबों की NFC को एडजस्ट नहीं करेंगे आप पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, बजट का खसारा कम नहीं कर सकेंगे, उससे महंगाई खातिर खा कम नहीं होगी, या उससे ग्रोथ कभी नहीं आएगी। उसके बाद फिर जो बजट की प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से कि वो जो अशराफिया है उसको कहीं से टैक्स करेगी, या जो टैक्स नहीं देते उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वाइडनिंग करेगी, सर्विसेज के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। वही जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, कुछ एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिए जाएंगे, और बस वही पैबंद लगा के ये आगे चलेगा मामला। लेकिन जो पाकिस्तान के देरीना मसले हैं उसके ऊपर कोई बात नज़र नहीं आ रही है अब तक। आपको मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ और आप बहुत अच्छा आजकल लिख रहे हैं कि जो दरीना मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो माजी में गलतियाँ होती रही हैं कि हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के करते रहे जहाँ डॉलरों पे खर्चते रहे और रुपये में पैसा आया उसके हवाले से। मगर अभी भी जो है ये IMF की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए मेजर स्टेप्स करने वाले नज़र आते हैं, अभी तक जिस तरह आपने फरमाया कि कोई अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई और इनकी पसली नहीं लगती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हुए, और इनकी पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती है वो भी वही वाले कह रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल लॉलीपॉप्स दिए जाएं, तो एक ये कन्फ्यूजन नज़र आता है। तो जो कह रहा है IMF, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जनाब रिटेलर्स को लगाना 13,000 अरब के टैक्सेस, बड़ी अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन बड़ी अच्छी बात है, पर ये क्या कर पाएंगे? इनमें कैपेसिटी और विल है? अगर भाई शुरू करते हैं 13,000 के टैक्सेस से। आप 9,200 या 9,250 अरब रुपए आप जमा करेंगे। 13,000 का मतलब है कि आप तकरीबन 4,000 अरब रुपया इसको बढ़ाएंगे, यानी कि आप तकरीबन आप 40% से ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 40% आप कैसे बढ़ा सकते हैं टैक्सेस, मुझे बताएं। मासिवा इसके कि आप अगर आप और ख़ास तौर पे आपने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि जिसमें आप टैक्स नेट को फैलाएं। आपने ये बात भी नहीं करी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आप वफाक को वापस दे दें। आपने ये बात भी नहीं करी कि एग्रीकल्चर टैक्स वफाक को दे दें, जो कि सूबे नहीं लेते एग्रीकल्चर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, तो वफाक को ही दे दो। लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको बड़े लैंडलॉर्ड्स को और बड़े बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स को प्रोटेक्ट करना है। आप रियल एस्टेट के ऊपर कोई ऐसे इकदाम नहीं ले रहे कि जिससे कि टैक्स नेट में वो लोग आए ना। आप सर्विस सेक्टर के अंदर डॉक्टर हजरात, लॉयर हजरात जो हैं उनको कोई इतना टैक्स नहीं देते वो, और उसके ऊपर कोई तकरीबन कोई स्कीम नहीं है कि उनको कम टैक्स लगाकर उनको नेट में लेकर आए। फिर जहां तक आपने बात करी प्रोजेक्ट्स की, कि इस वक्त आप चाइना जब वजीर आज़म गए हैं, वजीर खजाना गए हैं बजट से कुछ 4 दिन पहले, बड़ी हैरत की बात है
लेकिन जब आप गए हैं चाइना तो आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक बात ये कर रहे हैं कि जो 550 अरब रुपया हमने आपको देना है वो अभी हम नहीं दे सकते, और आप इसको जो है वो आप 5-7 साल में स्प्रेड कर दें, और बल्कि जो अभी हम पावर प्लांट्स आपसे लिए हैं जिसके और भी मजीद पैसे ड्यू होंगे उसको आप 10-15 साल स्प्रेड कर दें। लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमको 2100 अरब रुपए का डॉलरों में $7 बिलियन का लोन दे दें ट्रेन के लिए, ML1 लाइन के लिए, और $2 बिलियन का 600 अरब रुपए का लोन आप रायकोट से काशगढ़ तक के एक हाईवे का दे दें, जिसकी दोनों प्रोजेक्ट्स में एक भी डॉलर आपको नहीं जनरेट होगा। वो दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो इकोनॉमिकली प्रिसाइजली यही कह रहा था। आपने वो जो आर्टिकल लिखा था इसमें कि जनाब पहले ही हम डट ट्रैप में फंसे हुए हैं, और मजीद अगर बजाय इसके कि 6 बिलियन का ML1 लगाई जाए रेलवे ट्रैक पेशावर से कराची तक लगाने के, यहीं का दुरुस्त कर लें तो 200-300 मिलियन डॉलर के अंदर शायद कुछ काम चल जाएगा। ये आपका राय, मगर ये अभी भी उसी डायरेक्शन में वो जो दरीना मसाइल कह रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं। सर ये तो मसाइल में इजाफा कर रहे हैं ना, ऐसे ही कि इनको इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। जो ये 9 करोड़ लोग महंगाई के वजह से 9 करोड़ लोग खत गुर्बत के नीचे गए, 1 करोड़ लोग इस साल खत गुर्बत के नीचे जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं कि एक तो महंगाई कमर तोड़ है, अब महंगाई थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अब भी बड़ी तेज महंगाई है, और दूसरा कि कोई इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है। जब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो बेरोजगारी होगी। ये जो इन्फ्लेशन कम हुआ है ये भी आसानी से नहीं हुआ है, ये हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, प्राइवेट सेक्टर को मार डाला है आपने। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखें कि गाड़ियों की इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी। उन्होंने जब वो गाड़ी की इंडस्ट्री बंद होती है, जब टोयोटा या होंडा अपनी शिफ्टें बंद करता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाती हैं। आज बड़ी बेरोजगारी आपने फैलाई हुई है, आपकी मोटरसाइकिलें नहीं बिकती हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जो वाइट गुड्स जो होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन हुए, टेलीविजन हुए, दीगर चीजें हुई, फ्रिजेस हुए, ये नहीं बिक रहे उस स्पीड से जिस स्पीड से बिकने चाहिए। तो ये सब लोगों की नौकरियां गई हैं। आपने बेरोजगारी फैलाई है, आपने महंगाई करी है, गुर्बत बढ़ाई है, तब जाके ये महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर आप फिर जाके वापस कर्ज लेकर आएंगे ट्रेन के लिए, फिर आप जाके लेके आएंगे रोड्स के लिए कर्जा लेकर आएंगे जिसके अंदर कोई डॉलर जनरेट नहीं हो रहा, तो फिर आप वापस मजीद और परेशानी में डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको इदराक ही नहीं है। और जो आपने और बात करी कि ये जो लॉलीपॉप्स की बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दो, अवाम को रिलीफ क्या मुस्लिम लीग अपने पैसों से देती है या अवाम के पैसों से अवाम को रिलीफ दे रही है? तो बेसिकली आप एक सेक्शन से पैसे लेते हैं, और किससे पैसे लेते हैं? आप तनख्वाहदार तबके से, मैन्युफैक्चरिंग से, इन वगैरह से टैक्सेस देते हैं, और आप रिलीफ किसी और को दे रहे हैं। ये कैसी तरीके का हुकूमत चलाने का है? ये महंगाई के पीछे एक फैक्टर तो बहुत बड़ा रहा कि इनकी और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इंटरनेशनली जो है ऑयल की प्राइसेस जो है 85 बैरल पे आ गई हैं, तो ये इसके अंदर वो बड़ा था। मगर ये आपको सस्टेनेबल लगता है कि लेट से कि पेट्रोल ऊपर चला जाता है? ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बड़ा सभी खुश हैं कि 11% पे अब जो लेटेस्ट महंगाई एकदम से इतना शार्प ड्रॉप आया है, तो ये सस्टेनेबल है आइंदा या ये अप एंड डाउन होता रहेगा? जी, गंदुम की कीमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ही आज से 2 साल पहले 2200 रुपए से बढ़ा के फी मन 3900 रुपए कर दी थी। सिंध में वो 4000 रुपए हो गई थी। जब आप 100 रुपए किलो गंदुम खरीदेंगे और 115 रुपए किलो हुकूमत गंदुम बेचेगी तो सारे आटा 130-140 रुपए का हो जाएगा। अब इस साल इन्होंने अपने वादा जो किया हुआ था उसकी खिलाफी करी, और फार्मर्स तो आपको पता है कि वो बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन कम से कम गंदुम और आटे की कीमत कम हुई है। उसकी वजह से आपने देखा कि महंगाई कम हुई। पेट्रोल की बैनुल-अक़वामी मंडी में जो कीमत कम हुई है उसकी वजह से महंगाई कम हुई। कमोडिटी की जो सुपर साइकिल थी वो नीचे आ गई है, तो उससे फायदा हुआ है। लेकिन उस फायदे को हमको कंसोलिडेट करना चाहिए, ना कि ये जाके हम और जाके मजीद नए नए कर्जे लेकर आ जाएं, फीते काट लेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, लेकिन उसका पैसे कौन देगा? कहां से वो पैसे आएंगे? आपके पास जो आपने पावर प्लांट्स लगाए वो उसके पैसे देने को आपको है नहीं। आप जब ये ट्रेन लगाएंगे तो फिर कहां से पैसे आएंगे ट्रेन देने के लिए? आपके पास कोई रिजर्व तो नहीं है, कोई ज़खायर तो नहीं है। ये सीरियसली मतलब इनको इदराक ही नहीं है कि मसला क्या है पाकिस्तान का। कहा जा रहा है कि अभी वक्ती तौर पे तो आटा और रोटी की कीमत कम हुई है, मगर वो क्योंकि हमारा सिस्टमेटिक फ्लॉज इस तरह के हैं, 2 महीने बाद वो कह रहे हैं दोबारा इस बात का इम्कान हो सकता है कि दोबारा आटा महंगा हो जाए। एक वो वाला भी है, दूसरा ओपेक का आपको पता है कि जो डिसीजन आ रहे हैं कि वो भी अपनी सप्लाईज कम कर रहे हैं, जो हो सकता है इंटरनेशनल प्राइस में भी वो बढ़ जाए। वो वाले मामला तो महंगाई के हैं, मगर इसका क्या एक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इन्फ्लेशन कम आने से
से पॉलिसी रेट जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही 22% बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं या इनको करना चाहिए कि उसको नीचे ले आएं? नहीं, तो इस वक्त जो रियल इंटरेस्ट रेट है विच इज इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। ये तो स्टेट बैंक ने गलती करी है, पिछले महीने भी इंटरेस्ट रेट कम ना करके 1 या 2% पिछले महीने करना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूँ कि 4% से इनको पॉलिसी रेट कम करना चाहिए। इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है पाकिस्तान में, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। आज पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, जो हम खुश होते हैं और अच्छी बात है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो गया है और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है करंट अकाउंट में सरप्लस हो रहा है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सरमायाकारी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई मशीन नहीं खरीद रहा, यहाँ पे कोई मिल नहीं लगा रहा। तो जब और आपने देखा है कि सरमायाकारी 50 साल की सबसे लोवेस्ट उस पे चले गई है प्रपोर्शन पे। तो आप अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे तो बड़ी गलती होगी। और स्टेट बैंक मैं समझता हूँ कि 2 महीने गलती कर चुका है और अब मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे तवक्को इतनी नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर करता हूँ कि ये IMF से बात करेंगे और तकरीबन 4% जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे। ये हमारे यहाँ एक ये इस गवर्नमेंट का खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का ये खासा रहा है कि ये बहुत वक्त से पहले बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं। सऊदी उसकी इन्वेस्टमेंट की हाइप बहुत की गई, UAE की गई, अब चाइना की बहुत ज़्यादा वो जो PTB शुरू हो जाता है कि जी कामयाब दौरा। तो एक तरफ ये लगता है, मगर दूसरी तरफ से वहाँ से जो वाइब्स आ रही हैं कि जिस इमरजेंसी में उनको पावर प्लांट्स के लिए जो 70 बिलियन की पेमेंट एकदम से की गई है, या बाकी रोल ओवर की प्रॉब्लम्स या CPEC 2 की उनकी जो खदशात हैं, वो एक वाइब्स डिफरेंट आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? सर आप मुझे बताइए ना कि चाइना के आपने कुछ 530 अरब देने थे, आपने उसमें से 70 बिलियन दे दिए, तो अब आपको 470 अरब रुपए उनके देने जो उनके ड्यू हो चुके हैं, जो अभी आपने नहीं दिए। तो आप बोल रहे हैं कि अभी जो आपके ओवर ड्यू पैसे हैं 470 वो हमने नहीं दिए। आप उनसे दूसरी गुजारिश ये कर रहे हैं कि यार जो तुम्हारे अगले साल या 2 साल में जो ड्यू होंगे वो भी अभी हमसे ना लो, वो भी बाद में लेना 10-12 साल में। और फिर आप साथ साथ कह रहे हैं कि हमको आप 2800 अरब रुपए का और लोन दे दें। आपको लगता है कि पागल है चीनें? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये मतलब मैं हम बोलता हूँ कि पाकिस्तान को चाइना इस तरह बचा रहा है कि मजीद अल्लाह करेगा तो लोन नहीं देगा, क्योंकि इस हुकूमत को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त मजीद लोन इस तरह के नहीं लेने चाहिए जिससे आपको फॉरेन करेंसी जिसमें जनरेट नहीं होती है। पाकिस्तान को मजीद और कर्ज में नहीं डुबा सकते, यही गलती हमने करी है और इसका पिछले दौर अदवार में और इसकी के हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये एक बिल्कुल गलत चीज़ होगी। और जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स है, यहाँ पे निजकारी करना, यहाँ पे NFC अवार्ड को देखना, यहाँ पे हुकूमत के अखराजात को कम करना, बिलखुसूस सवाई हुकूमत के अखराजात को कम करना, वफाक की जो डबल वजारतें हैं उनको ज़म करना या उनको ख़त्म करना, ये काम तो कोई हो ही नहीं रहा। आप तो ये बिजनेस एज यूजुअल काम कर रहे हैं कि अब ये कर लो और वो कर लो, ये प्रोजेक्ट्स लगा लो। यही प्रोजेक्ट्स लगा के तो पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। ये जो ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन तासुर यही मिलता है कि यहाँ फायर फाइटिंग हो रही है कि ये क्राइसिस, यहाँ आग लगी, थोड़ा सा पानी फेंक दो, यहाँ फेंक दो। तो लार्जर वो जो आप अपने आर्टिकल्स में कहते रहते हैं कि जब तक सभी कहते हैं कि लार्जर फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बगैर ये ठीक नहीं हो सकता। एक और जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कर दी जाती है। फिर वो अभी IMF का इनके जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस की जो बातें हो रही थी, IMF की जो ये खबरें आ रही हैं कि उनकी प्रोजेक्शन ये है कि 0.1% कोई वो $380 मिलियन के करीब आ रहा है। फिर ये मुसद्दिक मलिक साहब खुद कल परसों फरमा रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में 1 साल बाद SIFC के इतनी हाइप क्रिएट करके कि नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये बिल्कुल जान भी नहीं है। फिर नुक्स भी गवर्नमेंट सोल्यूशन देने की बजाय कि ये ब्यूरोक्रेसी का ये सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, वो खुद निशानदेही में शामिल होती है। तो हम किसकी तरफ देखें? देखिए, गुजारिश ये है कि जो हाइप क्रिएट की गई थी SIFC की, वो ओवर द टॉप हाइप थी कि भाई $100 बिलियन ले आएगा। हमारी इकोनॉमी $300 बिलियन की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टोटल इन्वेस्टमेंट जो अच्छे दिनों में होती है वो 15% ऑफ GDP होती है, यानी कि $45 बिलियन। उस $45 बिलियन में से 40 से 42 बिलियन या $43 बिलियन पाकिस्तानी लगाते हैं। 2 या 2.5 से 3 बिलियन बाहर से साल में आते हैं। 2 या 3 से अगर आप 5 कर लें तो भी आपने डबल कर लिया, जो बड़ा अच्छा नंबर है। 6-7 बिलियन अगर बाहर से आ जाए किसी एक साल तो बहुत ही अच्छा नंबर है। आप यहाँ बात करेंगे 100 बिलियन ले आए, तो मेरे भाई तो जगह ही नहीं है। पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आप $40 बिलियन में पूरी खरीद सकते हैं। हर पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट बड़ा बिजनेस है, जो कि लिस्टेड बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज में, अब सारे बिजनेसेस खरीदने तो 40 बिलियन है, तो 100 बिलियन कहाँ लगाओगे? मुझे समझाओ तो सही कि किधर लगेंगे 100 बिलियन। उसके बाद आप कहते हैं
कि जो चीनों ने, चाइनीज कंपनीज ने जो पैसे कमाए हुए हैं, जो उनको आपने कर्ज वापस नहीं किया, जो दीगर कंपनियां अपने यूनिलीवर हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, दीगर कंपनियां जो यहाँ प्रॉफिट्स करती हैं, उसका डिविडेंड स्टेट बैंक उनको लेके जाने नहीं देती, थोड़े थोड़े ताखीर से देती है। 4-6 महीने 8 महीने आपको इंतजार करना पड़ता है अपना डिविडेंड ले जाने के लिए, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है। SIFC बहुत सारी चीजें कर सकती है, लेकिन SIFC डॉलर्स नहीं छाप सकती, वो डॉलर्स छाप के स्टेट बैंक को नहीं दे सकती। तो जब आप स्टेट बैंक को डॉलर्स नहीं दे सकते, और जब एक सऊदी है या UAE है या कतर का इन्वेस्टर है, वो देखता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को अपने प्रॉफिट्स ले जाने के लिए बाहर नहीं दे रहे, तो वो ये तो सोचेंगे ना मेरे ख्याल से कि यार अगर हम पाकिस्तान में बिजनेस लगा लेंगे, हम नफा करेंगे, तो हमको तो इनके बाद बारी आएगी। अभी तो उनको पैसे नहीं दिए पूरे, तो हमको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद डॉलर भी, रुपया भी डिवैल्यू हो रहा था, अब 6 महीने से बड़ा स्टेबल है, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिसको हमको अंदर से पहले ठीक करना पड़ेगा, और ये तवक्को रखनी पड़ेगी या ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि पहले हम पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कराएं, और जब पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उसके बाद कोई आपके पास फॉरेनर आएगा। ये बिल्कुल आपने डॉलर की भी की दरमियान में, ये तो खैर बिल्कुल इस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बात करने से भी ये फ़र्क पड़ता है, पर IMF की प्रोजेक्शंस को गौर करना पड़ता है। उनका ख्याल है कि ये दोबारा जो है डॉलर अभी आर्टिफिशियली इन्होंने नीचे रखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा। नहीं, देखिए IMF की प्रोजेक्शंस कुछ और हैं, हमारी शायद स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस कुछ और हैं। आमिर भाई, अगले साल हम प्रोजेक्ट करते हैं कि 15% इन्फ्लेशन होगा। IMF भी करती है, मेरे ख्याल से, हुकूमत का नंबर मुझे नहीं पता है। 15% अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर, मिसाल के तौर पर जिनसे हम ट्रेड करते हैं, उधर एवरेज इन्फ्लेशन अगर 5% है, तो हम ये समझते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका रुपया 10% से डिवैल्यू होगा, तो आप पैरिटी पे रहेंगे, और आपका रुपया जो है वो इस तरह का हो जाएगा कि आप फिर भी बरामदात करते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स करते रहेंगे। तो अब ये IMF ने कोई ऐसा फार्मूला लगा के उसको 328 की प्रोजेक्शन की है। ये IMF का प्रोजेक्शन है, ये कोई मार्केट प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो थोड़ा सा इंपोर्ट को रोकती है, थोड़ा सा डिविडेंड्स भेजने में रोकती है, थोड़ी सी रुकावटें डालती है, थोड़ा सा वक्त लगाती है ताकि यहाँ पे मार्केट लिक्विड रहे, और थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्होंने मार्केट से खरीदा है, $4-5 बिलियन खरीदे हैं मार्केट से, विच इज आई थिंक अ राइट थिंग टू डू। वो लेकिन हैविंग सेड दिस, कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि 1,280 पे ही रेट रखें। अगर यहाँ पे महंगाई कम हो जाती है तो फिर कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो, लेकिन अगर हमारी महंगाई दुनिया से 10-15% महंगी होगी, तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है कि फिर पाकिस्तान में थोड़ी सी डिवैल्यूएशन होनी ज़रूरी है। मार्केट फोर्सेस करेंगी, वरना ये आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जो हमने 2018 में देखा, 2021 में देखा, 2008 में देखा कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है कि उसके बाद अगले साल बहुत लंबा क्राइसिस आ जाता है। मैं क्विकली चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बड़ा मसला है, महंगाई के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, वो एनर्जी का है कि आम आदमी जो है अभी भी जो है शहरों में 12-12 घंटे, और गाँव में, देहात में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जो रोज़ इतला आ जाती है कि इतने बिजली के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, जो हमारी सारी कमिटमेंट्स हैं। तो ये इसका आप एनर्जी को डील करते रहे हैं, अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या ड्रास्टिक स्टेप्स करने पड़ेंगे कि इसको थोड़ी सी बेहतरी आ सके? आमिर भाई, अगर आप कराची से लेकर गिलगित तक किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, किसी भी थाने में चले जाएं, पंजाब में जाएं, सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, या किसी भी कोर्ट में चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, तो आपको 10 मिनट में इस मुल्क की हुक्मरानी नजर आ जाती है कि हमारी हुकूमत किस तरह चलती है, कितनी इफिशिएंट है, क्या हमारी हुक्मरानी है। इस हुक्मरानी के अंदर पाकिस्तान में हम निज़ाम कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। हम ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना औरतों को सेहत दे सकते हैं, ना मर्दों को सेहत दे सकते हैं। तो लिहाजा होता ये है कि हम सर्दियों के अंदर जो है, जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो गैस की लोड शेडिंग होती है, जैसे गर्मी शुरू होती है तो बिजली की लोड शेडिंग होती है। सारी सर्दी हम सुन रहे होते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा बन गई, गर्मी वक्त जब आती है तो लोड शेडिंग हो रही होती है। रेट आपके इस वक्त इतने ज़्यादा हैं कि जब साउथ एशिया की एवरेज में 20% आप दे रहे हैं, साउथ एशिया के दूसरे ममालिक में अपनी आमदन का, यहाँ पे हम 40% दे रहे हैं। आपके जब तक आप इस हुकूमत को, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है उसकी ना हुक्मरानी नाक़िस है, जब तक आप हुकूमत को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस पूरे बिजनेस से निकाल दें, ना बिजली की तरसील और तकसीम में होना चाहिए, ना गैस की तरसील और तकसीम में होना चाहिए, ना इंपोर्ट में होना चाहिए, ये आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें और सीधे
रेगुलेटर्स हों जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। हमारे रेगुलेटर्स ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सिर्फ हुकूमत को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिहाजा आप ये देखिए कि हम बड़ी बात करते हैं और बड़ा रोते हैं कि 2200 अरब रुपया हमको फिक्स देना होता है, और बिल्कुल देना होता है कैपेसिटी कॉस्ट का। लेकिन आपको पता है कि 1400 अरब रुपया साल का जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, पावर मिनिस्ट्री को। इसका मतलब है कि जो 2200 अरब में से 2/3 पैसे तो फाइनेंस दे रही है, आपके तो सिर्फ नेट 700 अरब रुपए ही हैं। तो बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बाकी आप इतना महंगा क्यों हो रही है बिजली? क्योंकि इनएफिशिएंसीज हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, डिस्टॉर्टेड प्राइसेस हैं, किसी को सस्ता दे रहे हैं, किसी को बहुत सस्ता दे रहे हैं, किसी को बहुत महंगा दे रहे हैं। फिर गलत पॉलिसीज करी हुई है कि महंगा जो बिजली खरीदता है वो अमीर लोग वो अपने घरों में सोलर लगाते हैं तो वो सिस्टम से निकल रहे हैं। अब आपने गैस इतनी महंगी करी है कि आप देखेंगे कि इंडस्ट्री सिस्टम से निकल जाएगी, फिर आपके पास सिर्फ गरीब कंज्यूमर्स रह जाएंगे। लिहाजा इस किस्म की गलत पॉलिसीज करने से बेहतर है थोड़ी सी इकोनॉमिक थिंकिंग इसमें होनी जरूरी है, थोड़ी सी फोरसाइट होनी जरूरी है और थोड़ी सी आगे सोचना चाहिए। अब आपको हुकूमत को इन बिजनेसेस से निकल देना चाहिए। दुनिया में कहीं पर भी ज्यादातर ममालिक में हुकूमत ये बिजनेसेस में नहीं होती। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज गैस की और बिजली की प्राइवेटाइज करते हैं। मिफ्ता, ये वापडा जब एक बिल्कुल बहुत बड़ा हाथी बन गया हुआ था तो बहुत तनकीद आई कि जनाब इसकी डिस्कोस बना दें तो मसले का हल होगा। अब हमें उल्टा बताया जा रहा है कि सारे मसलों का हल ये है कि जल्दी से डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दें तो मसला हल हो जाएगा। इज इट एज सिंपल एज दैट? मैं समझता हूं कि ये मसला हल हो या ना हो, ये बेस्ट हल है। देखें, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम आईपीपीस की बात करते हैं। पाकिस्तान में आमिर भाई होता ही है कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो रिस्क जो है ना वो सारा हुकूमत लेती है, नुकसान सारा हुकूमत का होता है और नफा प्राइवेट सेक्टर का होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आईपीपीस को भी आपने डॉलर में 17% रिटर्न दे दिया, जो उसने ओवर इनवॉइसिंग कर दी ओवर इनवॉइसिंग कर ली, चलो नहीं भी करी ओवर इनवॉइसिंग तो 17% डॉलर में रिटर्न मिल गया। अगर आप उनको पैसे डिले करते हैं, जो हम करते हैं पैसे डिले, तो उनको 4% का प्लस काइबोर और इंटरेस्ट मिलता है। तो सीरियसली आप आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग देखें, सबने आईपीपी सब की थी, उससे वो अमीर तरीन बन गए। तो आप इस किस्म के माहिदे ही ना करें। हुकूमत इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। आप प्राइवेट सेक्टर से नहीं जीत सकते इन निगोसिएशन में। आप जो है वो सस्ता वकील रखते हैं, वो पाकिस्तान का और क्या दुनिया का बेहतरीन वकील रखते हैं, उनके पास बेहतरीन कंसल्टेंट्स होते हैं। लेट देम कम्पीट विद ईच अदर। एक चीज शाहिद अब्बासी और मैंने की थी जब शाहिद अब्बासी वजीर आज़म थे, हमने कहा कोई भी नेपरा की डिसाइडेड प्राइस पे नहीं लगेगा, जो भी आपने पावर प्रोजेक्ट लगना है आपस में कंपटीशन करो, आपस में बिड करो, और उससे हमेशा कम पैसे पर बिडिंग पर काम चीज होती है। तो ये थोड़ा सा हमको हुकूमत को थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। हुकूमत का काम पुलिस स्टेशन चलाना है, हुकूमत का काम कोर्ट्स चलाना है। हमसे कोर्ट्स तो सही चलती नहीं है, जजों के अंदर हम 7-10 दिन तो लड़ाई हो जाती है आपस में, हमसे पुलिस स्टेशन तो सही चलते नहीं है। हमें क्या जरूरत है पेट्रोल पंप चलाने की? हमें, मैं आपको बताऊं, मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस को डीरेगुलेट कर देना, कम से कम 7-8 रुपए पाकिस्तान में पर लीटर प्राइस कम हो जाएगी। इसमें आपके साथ बड़ी दफ़ा ये बहस हुई है और कोई अब बहस रह ही नहीं गई है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, इसके बगैर ये जंग से जान छुड़ानी चाहिए। मगर अगेन फिर वो जो माजी के अंदर ये होता रहा कि जिस तरीके से किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और माहौल इस तरह का कि यहाँ कौन इन्वेस्टर आएगा, तो जब ये मामलात आ जाते हैं और वहाँ पे जब खबरें इस तरह की आनी शुरू होती है कि फलाने कंसोर्शियम के पीछे फलाना है तो फलाने के पीछे फलाना है, तो फिर वो सारा ये प्रोसेस रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, अदालतों में चला जाता है। क्या कहें? देखिए, गुजारिश ये है कि पीआईए ने पिछले साल 90 अरब रुपए नुकसान किया, इस साल मेरे ख्याल से 100-110 अरब रुपए नुकसान करेगी। उससे एक साल पहले 70 या 75 अरब नुकसान किया है। आप कंट्रोवर्सी करते हैं 100 अरब रुपए का, आपको और नुकसान हो जाता है। अब पीआईए के अंदर ना कोई एसेट रहा है, आपने सारे लोन्स उसके हटाए तब जाके ये प्राइवेटाइज हुई है। अब पाकिस्तान की 6-8 बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं, इन्होंने बिड करी है, कोई फॉरेनर्स टेक्निकल सपोर्ट में लेकर आए, कोई फॉरेनर ने आके पैसे नहीं लगाए। लोग बड़ी बातें करते थे कि सऊदियों को चाहिए, यूएई को चाहिए, किसी को हमारी पीआईए नहीं चाहिए। 100 अरब रुपए का नुकसान किसी को नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर देंगे। एयर इंडिया ने बेच दिया जब टाटा को, तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्होंने बोइंग जेट्स और एयरबस जेट्स खरीदे हैं, तो हम भी प्राइवेट सेक्टर को दे दें। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त है कि कोई शक व शुबात हो सकते हैं, लेकिन जब आप क्लोज्ड एनवेलप में बिडिंग कर रहे हैं, सबको आप क्वालिफाई करें, बिड सबके सामने टेलीवाइज करके खोल दें, क्या मसला है? आप ये देखें ना कि एमसीबी, हबीब बैंक, यूबीएल ये प्राइवेटाइज हुए थे, जितनी कीमत में नहीं बिके थे या जितना नफा नहीं करते तो उससे 3 गुना ज्यादा आज ये टैक्स देते हैं। आप डिस्कोस को बेचेंगे तो डिस्कोस के हालात तो देखें कि क्या है।
उसके अंदर क्या एसेट रह गया है, वो सारे जिसको 50-50 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, उससे भी आपको एसेट्स निकालने पड़ेंगे। ये जो बिजनेसमैन खरीद रहे हैं, ये एसेट्स नहीं खरीद रहे, ये अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हैं। लेकिन आपको इसको सही तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा। आपको पहले से बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रॉफिट परसेंटेज देंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज कोई फिक्स नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी कहना चाहिए कि देखो, दुनिया और साउथ एशिया बिजली नहीं बेचने देंगे तुमको, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह से ज्यादा महंगी बिजली नहीं बेचने देंगे। जैसे हम उनको दवाइयां ज्यादा महंगी नहीं बेचने देते, तो हमारे हम पल्ला मुल्क से ज्यादा महंगी बिजली नहीं बेचने देंगे, ना आपको गैस बेचने देंगे। तो आपको जरा सा रेगुलेशन टफ करना पड़ेगा, रेगुलेटर्स आपके टफ होने चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको लास्ट 1-1.5 मिनट है कि हमें ये जब उम्मीद लाई जाती है कि जी हमें एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ गए हैं और यूं चमत्कार हो जाएगा, तो अब नजर आता है कि उनकी एक डायरेक्शन है। आपने शुरू में कहा कि जितना मैं उनको जानता हूं वो है, मगर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का एक अपना एजेंडा नजर आता है, जो है पॉलिटिकल लॉलीपॉप्स की तरफ वो अपना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होना चाहिए इकोनॉमी से। मगर यहाँ पावर सेंटर्स मुख्तलिफ नजर आते हैं, उसमें कुछ ये जो रेगुलेशन आप कह रहे हैं अच्छी सबका की है, तो ये हो पाएगी? देखिए, हो पाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के अंदर मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, लेकिन वो हर सियासी पार्टी में सियासी पैंट नोट हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। अगर ये प्राइम मिनिस्टर अपने शेडो से भी डरेंगे, आपने एक दिन बात करी कि हम नेट मीटरिंग को रैशनलाइज करेंगे, ज़रा सा प्रेशर आया, आप पीछे हट गए। आपने एक दिन बात करी कि हम बोर्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं, सारी जो कट सर्कुलर डेट है वो बोर्ड्स की वजह से बढ़ रहा है, जो कि बात गलत थी। लेकिन चलो, आपने कहा कि हम सारे बोर्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा हैदराबाद और सक्खर का बोर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनको नहीं छेड़ रहे। फिर आपने बाकी बोर्ड्स को भी कुछ नहीं किया, आप उधर भी पीछे हट गए। फिर आपने कहा हम कश्मीर में कीमतें बढ़ाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आया, आप पीछे हट गए। आप अगर हर जगह से पीछे हट रहे हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप एनएफसी अवार्ड की बात नहीं कर रहे, आप जो टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन है कि एग्रीकल्चर टैक्स वफाक को दे दो, उसकी बात नहीं कर रहे, तो ये मुस्लिम लीग को ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़े मैंडेट से नहीं आए हैं। उन्होंने जब लास्ट ईयर रिफॉर्म नहीं किए थे तो कोई फायदा तो नहीं हुआ इनको बैलेट बॉक्स पे। तो अब अगर ये जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी काम है ये कर गुजरे, और मैं समझता हूँ कि SIFC को अगर वो एक जो असल में रोल SIFC को प्ले करना चाहिए, वो मुस्लिम लीग को इस बैकबोन देनी चाहिए कि ये काम कर लो, ये ज़रूरी है। अब ये करना भूल जाओ कि इसको रिलीफ दे दें, उसको रिलीफ दे दें, क्योंकि रिलीफ जो है वो आप अपने पैसों से नहीं दे रहे, किसी और के पैसों से रिलीफ दे रहे हैं। और ये रिलीफ टेम्पररी होती है। आप जब इतनी महंगाई कर देते हैं, आज रिलीफ दे दे के आज 9.5 करोड़ लोग आपने गुर्बत में डाल दिए ना, रिलीफ दे दे के 1 करोड़ लोग और गुर्बत के नीचे जाएंगे ना, ये रिलीफ ही दे के कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं, आप 1 साल पहले तो बड़ी खुशी से आप जो थे वो 4,000 रुपए की गंदम खरीदते थे, आज आपके पास जब पैसे नहीं है तो आप बोल रहे हैं हम गंदम इसलिए नहीं खरीद रहे कि करप्शन हो रही थी। भाई तो पिछले साल नहीं हो रही थी क्या? अजीब अजीब बातें होती हैं। चलिए बेहद शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।